हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं कंप्यूटर के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि एसएससी सीजीएल मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही अदर एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो सेम आपको क्वेश्चंस तो नहीं मिल सकते, बट यहाँ पर देखिए इसके साथ ही आपको क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में है, तो एमसीक्यू फॉर्मेट में जो क्वेश्चन है उनके साथ ही आपको उसका पूरा डिटेल में बताया गया है। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, देखिएगा वीडियो को। आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पिछले जो आपके क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर 70 नंबर तक के क्वेश्चंस आपके पिछले वीडियो में बताए जा चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर 71 नंबर का क्वेश्चन। कंप्यूटर शब्दावली में निबल भी कहा जाता है तो किसे कहते हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास आधा जो हमारे पास है बाइट, उसे ही क्या कहते हैं? निबल कहते हैं। आधा बाइट जो होता है उसे हम निबल कहते हैं, अर्थात 4 जो बिट होते हैं एक निबल कहा जाता है। किसको कहते हैं? तो आधा बाइट को हम जो हमारे पास है उससे हम निबल नहीं कहते, मतलब 4 बिट को हम एक निबल कहते हैं, और जो आधा बाइट होता है वो तो 1/4 हो जाएगा आपका। तो इसी प्रकार से देखिए कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी यूनिट को ही बिट अर्थात बाइनरी डिजिट कहा जाता है। 8 बिट को हम 1 बाइट कहते हैं। 8 बिट को क्या कहते हैं? 8 बाइट कहते हैं, अर्थात आधा बाइट मिला करके हमारे पास क्या मिलता है? एक जो कि हमारे पास है यहाँ पर बिट बनता है, और बिट जो हमारे पास है 4 बिट मिल करके आपका एक निबल बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस को देख लिया। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिट। देखिए बिट जो है वो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है, बिट होती है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो बिट होती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशंस को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो माइक्रो ऑपरेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो ऑपरेशंस कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि रजिस्टरों में जो संचित होता है डाटा, उसको निष्पादित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रो ऑपरेशंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए माइक्रो ऑपरेशंस क्या होता है, इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए माइक्रो ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें कंप्यूटर जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सूक्ष्म संचालन जटिल मशीन के निर्देश को जो कि हमारे पास है विस्तृत रूप से लागू करने के लिए डिजाइन में इस्तेमाल करने के निर्देश देता है। आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि अगर हम देखें आमतौर पर, तो सूक्ष्म संचालन एक या एक से अधिक क्या होते हैं? डेटा पर बुनियादी ऑपरेशंस प्रदर्शन रजिस्टरों के बीच डेटा को स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं हम यहाँ पर? माइक्रो ऑपरेशंस कहते हैं। माइक्रो ऑपरेशंस किसमें यूज होता है? तो रजिस्टरों में संचित डाटा को निष्पादित करने के लिए यूज होता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली संग्राहक उपकरण हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सही विकल्प नहीं है, अर्थात सभी सही विकल्प आपके यहाँ पर हैं। देखिए कंप्यूटर में जो होता है इस्तेमाल करने वाले सभी संग्राहक उपकरण कौन से हैं? तो फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क होता है, और उसी के साथ छिद्रित जो आपका टेप होता है। तो आइए हम डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या इनको कहते हैं और क्या क्या होती हैं। तो स्टोरेज डिवाइस जो होती हैं जिसे हम भंडारण युक्ति कहते हैं, कंप्यूटर में डेटा और सूचनाओं को सुरक्षित एवं संग्रहित रखती है। किसको रखती है सुरक्षित? डेटा और हमारे पास सूचनाओं को। कौन सुरक्षित रखता है? स्टोरेज डिवाइस। अब देखिए भंडारण उपकरण में क्या क्या शामिल होता है, तो सबसे पहले आपका क्या हो गया? रैम हो गया। इसके बाद आपका रोम हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, इसके बाद हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, छिद्रित टेप हो गया, इसके बाद कॉम्पैक्ट जो हमारे पास है डिस्क हो गई, डिजिटल वीडियो हो गए, डिस्क आदि यहाँ पर डीवीडी जो हमारे पास होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर हो गई, जो कि स्टोर करती हैं किसी भी चीज़ को। कंप्यूटर या फिर डाटा में जो सूचनाएं होती हैं या फिर उनको जो सुरक्षित करने के लिए काम करती हैं, ये इतनी चीज़ें आपकी करती हैं जो कि हमारे पास एक कंप्यूटर में संग्राहक उपकरण के रूप में काम करती हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्वितीयक संग्राहक उपकरण जो होता है केवल डाटा संग्रहित कर सकते हैं, परंतु वह क्या नहीं कर सकते हैं? आपसे क्वेश्चन ये पूछा है। देखिए इसका जो सभी विकल्प यहाँ पर सही है कि अंकगणितीय परिचालन नहीं कर सकते, तार्किक परिचालन नहीं कर सकते, फ्रेंच परिचालन नहीं कर सकते। तो आइए हम देखते हैं डिटेल में कि द्वितीयक संग्राहक उपकरण क्या होता है या क्या काम करता है। तो देखिए द्वितीयक संग्राहक उपकरण जो होता है वो हमारे पास एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है, या कंप्यूटर का भाग नहीं होता, लेकिन हम कह सकते हैं कि इसको कंप्यूटर से अलग जोड़ा जाता है। यह उपकरण जो होता है केवल डाटा संग्रहित कर सकते हैं, परंतु अंकगणितीय परिचालन, तार्किक परिचालन, फ्रेंच परिचालन आदि नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें नहीं कर सकते, और सारी चीज़ें जो होती हैं ये कंप्यूटर के बाहर होती हैं, अर्थात कंप्यूटर से अलग इनको जोड़ा जाता है। तो द्वितीयक संग्राहक उपकरण यही कहलाते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है। देखिए इसमें जो आपके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चार ऑप्शंस में आपका एक ऑप्शन सही है, जो कि आपका ऑप्शन है सी। ऑप्शन क्या है आपका? सी। तो देखिए सी है हमारे पास, रोम गैर परिवर्तनीय मेमोरी होती है, ये हमारे पास सत्य है। और यहाँ पर जो हमारे पास है प्राथमिक मेमोरी गैर परिवर्तनीय होती है, ये गलत है। द्वितीयक मेमोरी परिवर्तनीय होती है, गलत है। रैम गैर परिवर्तनीय मेमोरी होती है, ये तीनों आपके क्वेश्चंस गलत हैं। यहाँ पर सिर्फ आपका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। देखिए प्राथमिक जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारे पास है रैम, एक होती है रोम। देखिए प्राथमिक परिवर्तनीय मेमोरी जो होती है उसमें गैर परिवर्तनीय मेमोरी दोनों प्रकार की ही होती है। जैसे हमारे पास रैम हो गया, रैम परिवर्तनीय मेमोरी होती है, जबकि रोम जो होता है वो गैर परिवर्तनीय मेमोरी होती है। क्या होती है ये हमारे पास? रोम जो रैम होती है वो परिवर्तनीय मेमोरी होती है, और रोम क्या होती है आपकी? गैर परिवर्तनीय मेमोरी होती है। और इससे के बाद यथातथा हम देखते हैं कि द्वितीयक जो मेमोरी होती है उसका प्रयोग किसमें करते हैं? डेटा या प्रोग्राम को स्थायी रूप से संचित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम दोनों मेमोरियों का प्रयोग करते हैं। और देखिए हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इसके बाद मैग्नेटिक टैप आदि इसके उपकरण होते हैं या गैर परिवर्तनीय मेमोरी होती है, अर्थात इसे बाहर से लगाया जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमारे पास 77 नंबर का क्वेश्चन है, और 77 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गति भेद को संयोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं? जो गति भेदना होता है उसको संयोजित करने के लिए प्रयुक्त जो बफर होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा क्लैश कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लैश कहते हैं। देखिए गति भेद को संयोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं? क्लैश कहते हैं। यह मेमोरी का ही एक भाग होता है जिसे अस्थायी स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसे डेटा रखे जाते हैं जिनको बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है। इसमें कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति में वृद्धि होती है। फेस जो हमारे पास होते हैं, कैश जो होता है कई स्तरों पर होता है। सामान्यतः जिन कैश की बात करते हैं हम यहाँ पर, उसमें गति जो होती है वो रैम से अधिक, प्रोसेसर से कम होती है। यह मेमोरी जो होती है फेस रेस की स्थिति में सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका जो कार्य होता है वो प्रोसेसर और रैम के मध्य एक पुल की भांति कार्य करता है, ताकि दोनों की प्रोसेसिंग गति में अंतर को कम किया जा सके। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बफर का क्या काम होता है। जो हमारे पास बफर होता है वो गति को संयोजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसमें क्या काम होता है कि बफर को क्या कहते हैं हम दूसरे नाम से? तो कैश कहते हैं। और कैश का क्या काम होता है यहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया। देखिए डिटेल में बताया गया। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है जिसे हम सीपीयू की गति को बढ़ा सकते हैं? तो आपकी जो है कैश मेमोरी है, जिसमें हम जो देखते हैं कि उच्च गति अर्धचालक जो मेमोरी है उसमें हम सीपीयू की गति को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कैश मेमोरी है वह एक उच्च स्पीड अर्धचालक मेमोरी होती है जो सीपीयू की गति को बढ़ा देती है, या सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती है। कैश मेमोरी का प्रयोग जो हम करते हैं यूजर द्वारा किए गए इनपुट को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो यूजर द्वारा किए गए इनपुट को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। या सबसे तेज मेमोरी होती है। क्या होती है? सबसे तेज मेमोरी होती है जो कंप्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर और हार्ड स्पीड, अर्थात जिसे हम कहते हैं हाई स्पीड डेटा एक्सेस करने को कहते हैं। अर्थात जो हमारे पास कैश मेमोरी होती है वो रेफ फेस की स्थिति के सिद्धांत पर कार्य करती है। यहाँ पर हमने देख लिया कैश मेमोरी के बारे में कि कैश मेमोरी जो है वो सीपीयू की गति को किस प्रकार से बढ़ाती है। तो सीपीयू की गति को किस प्रकार से बढ़ाती है ये क्वेश्चन में हमने देख लिया। अब आइए हम बात कर लेते हैं। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेफ रेस की स्थिति में काम करता है। रेफ रेस की स्थिति में जो होता है वो कैश मेमोरी कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश मेमोरी किस के बीच क्रिया करती है? तो अर्थात किन किन के बीच क्रिया करती है? तो पहले तो आपका सीपीयू हो गया, सीपीयू हो गया, उसके बाद आपका रैम हो गया। तो इन दोनों के बीच जो आपकी कैश मेमोरी है वो हमारे पास इन दोनों के बीच क्रिया करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर 81 नंबर का क्वेश्चन है। क्रैच में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को आदान अग्रसित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। राइट राइट क्या कहते हैं? राइट बैक कहते हैं, राइट बैक कहते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर है कि क्रैच में से वर्ड ही हटाते ही मुख्य मेमोरी को अग्रसित करने की विधि को ही हम क्या कहते हैं? राइट
बैक कहते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए 82 नंबर का क्वेश्चन है। 82 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग होता है उसमें पुलों में से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो जॉब शेड्यूलर्स कहते हैं। देखिए कंप्यूटर प्रोसेसिंग में जो होता है वो जॉब शेड्यूलर्स पुलों में प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? जॉब शेड्यूलर्स कहते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, तो अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी में जो हमारे पास है एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कंटेक्ट जो हमारे पास है एडेंसेबल मेमोरी कहते हैं। देखिए सूचना जो प्रौद्योगिकी है उसमें जो हमारे पास एसोसिएटिव मेमोरी को ही कंटेक्ट एडेंसिबल मेमोरी कहते हैं। जब किसी सूचना को किसी निश्चित स्थान में सुरक्षित किया जाता है, इसको जब किसी सूचना को एक निश्चित स्थान पर सुरक्षित किया जाता है या निश्चित स्थान से प्राप्त किया जाता है, तो यह सूचना जिस स्थान पर सुरक्षित रहती है उस स्थान को हम एसेसिबल मेमोरी कहते हैं। तो आपका ये ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी, अर्थात हमारे पास कंटेक्ट एसेंसिबल मेमोरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें जो कि हमारे पास फाइल फोल्डर एक्सेस किया जाता है उसे मार्क्स करते हुए पूरे फाइल सिस्टम में से गुजरना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो कचरा जो हमारे पास है एकत्रित करते हैं। अर्थात किसी भी जो फाइल है उसको फोल्डर को जिसे हम एक्सेस करते हैं उसे मार्क करते हुए फाइल को सिस्टम में से गुजरने की प्रक्रिया कचरा कचरा जो हमारे पास है प्रबंधन कहलाती है। यह एक स्वतः जो हमारे पास है स्मृति प्रबंधन होती है, जो लंबे समय में पड़े अनावश्यक डेटा को भविष्य में इस्तेमाल नहीं किए गए को एक पुल या ढेर के रूप में रखता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर देखिए, तो एक बिट डाटा को संग्रहण करने के लिए किस सॉकेट का प्रयोग करते हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लिप जो हमारे पास है फ्लॉप का प्रयोग करते हैं। एक जो बिट डाटा होता है उसको संग्रह करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किस सॉकेट का? तो फ्लिप जो हमारे पास है फ्लॉप का प्रयोग करते हैं। एक बिट डाटा संग्रह के लिए फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रयोग करते हैं। जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिकी में फ्लिप फ्लॉप एक अंकीय परिपथ होता है जिसका निर्गम दो स्थायी अवस्थाओं में से एक में बना रहता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास है पेज जो हमारे पास है जो फ्लॉट कब आता है, तो पेज फ्लॉट कब आता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचता है जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो, तो उस समय जो हमारे होता है पेज फ्लॉट आता है। देखिए कंप्यूटर सिस्टम में जो होता है वो पेज फ्लॉट की स्थिति तब होती है जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचता है जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो, तो उस वजह से हमारे पास पेज फ्लॉट आता है। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्नल मेमोरी के आवंटन में एक नीति को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्लैब आवंटन कहते हैं। तो देखिए हमारे पास एक कर्नल मेमोरी के आवंटन में स्लैब आवंटन भी कहते हैं। कर्नल किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के मूल जो होते हैं बिंदु या फिर आधारित संरचना वाला भाग होता है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के बीच संबंधित स्थापित करता है तथा उपकरणों का प्रबंधन सुनिश्चित करता है। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कर्नेल पर ही आधारित होता है। इसे सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड भी कहा जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जो आपका कंप्यूटर है वो अस्थायी मेमोरी क्या होती है? इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी जो होती है रैम होती है। देखिए जो आप चिप का यूज करते हैं तो वो हुई आपकी रैम कहलाती है। रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। कंप्यूटर डाटा जो संग्रह का एक रूप होता है या कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। यह एकीकृत परिपथ के रूप में संग्रहित डाटा को किसी भी क्रम में एक्सेस होने की अनुमति प्रदान करता है। रैम में डाटा का कोई भी हिस्सा अपनी भौतिक स्थिति और चाहे वह एक डाटा पिछले हिस्से से संबंधित हो या ना हो, इन सब की परवाह किए बिना बगैर निर्धारित समय में वापस आ सकता है या सिस्टम की आवृत्ति पर काम करती है, जो हमारे पास है एचडी रैम कहलाती है, जो आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होती है। जो आपकी चिप होती है वो सबसे अधिक प्रयोग होती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देख लिया 88 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं 89 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो देखिए 89 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे प्रकार के कंप्यूटर डेटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशकों को स्टोर करता है, वो क्या कहलाता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। रैम जो होता है वो स्टोरेज को डाटा को सिस्टम को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है कंप्यूटर डाटा संग्रह का एक रूप होता है जो कंप्यूटर की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर प्रयोग किए गए प्रोग्रामों निर्देशकों को संग्रहित करता है। वो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है, अर्थात रैम कहलाता है। अब देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से इलेक्ट्रिकली हम कह सकते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण कौन सा है? तो आपका जो है जाएगा आपका ऑप्शन सी फ्लैप, जो हमारे पास है फ्लैश हो जाएगा।
फ्लैश मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर के एक अन्य डिजिटल संयंत्रों में प्रयुक्त होने वाली एक प्रकार की इलेक्ट्रिकी हमारे पास है इंजरेबल प्रोग्रामेबल रीड एम हम कह सकते हैं ओनली मेमोरी होती है जो विद्युत शक्ति के ना रहने पर भी बनी रहती है। नॉन जो हमारे पास है बेलाटाइट मेमोरी है, यह मेमोरी कंप्यूटर में प्रयुक्त पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरे एवं डिजिटल उत्पादों में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड आदि के रूप में बहुतायत प्रयोग की जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ईईप्रोम होता है, वो किंतु एक-एक बड़े-बड़े भागों में मिटाया या फिर प्रोग्राम किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि ये किस काम आता है? जो हमारे पास है जो हमारे पास है रै रोम है, वो किस प्रकार से काम आता है? तो जबकि साधारण जो हमारे पास है ईईप्रोम जो होता है, वो एक-एक बाइट करके ही मिटाया और प्रोग्राम किया जाता है। इस प्रकार से एक आंकड़ा लिखने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। तो इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 91 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 91 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने गीगाबाइट 1 पेंटा जो हमारे पास है बाइट के बराबर होते हैं? तो क्वेश्चन आपसे पूछा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2400 गुणे सॉरी 1024 गुणे 1024 जो होता है 1 गीगाबाइट बराबर होता है जो हमारे पास है जो हमारे पास 1 पेंटाबाइट के बराबर होता है 1024 गुणे 1024 गीगाबाइट आपके 1 पेंटाबाइट के बराबर होता है। अब पेंटाबाइट क्या है? तो पेंटाबाइट एक डिजिटल सूचना माप की इकाई है जिसका प्रयोग कुछ वेबसाइटों के बीच या फिर वार्षिक डिजिटल सूचना विनिमय जैसी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। एसआई मानकों के अनुसार 1 पेंटाबाइट 1000 टेराबाइट या फिर 10.6 बाइट्स के बराबर होता है। यह इकाई दूरसंचार और बड़े डेटा, कंप्यूटर गेम एवं अन्य कई संबंधित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाते हैं। 1 पेंटाबाइट जो होता है 1006 गीगाबाइट के बराबर होता है और 106 गीगाबाइट के बराबर होता है। 106 जो होता है वो 1024 गुणे 1024 जो होता है वो गीगाबाइट होता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट इनमें से किसको छोड़कर बाकी सबके बराबर है? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी ट्रिलियन बाइट्स के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट्स होता है आपका 1000 मेगाबाइट्स। 1000 जो हमारे पास है मेगाबाइट्स होता है। अब 1 गीगाबाइट जो होता है मिलियंस जो हमारे पास है किलोबाइट के बराबर होता है और 1 गीगाबाइट जो होता है एक हमारे पास है टेट्राबाइट या फिर हज़ारवाँ हिस्सा होता है। जबकि 1 गीगाबाइट जो होता है वो ट्रिलियन बाइट्स के बराबर नहीं होता है। तो हमारे पास यहाँ पर सारा जो है हमारे पास ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं कि जो हमारे पास 1 गीगाबाइट 1000 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1000 मेगाबाइट मिलियन किलोबाइट के बराबर होता है और 1 गीगाबाइट जो होता है 1 टेट्राबाइट और का हज़ारवाँ हिस्सा होता है। तो मतलब 1 गीगाबाइट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 1 गीगाबाइट क्या-क्या हो सकता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 टेराबाइट जो होता है 1 टेराबाइट जो कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है तो ऑप्शन डी है 1024 गुणे 1024 जो होता है इसके बराबर होता है। अब देखिए 1 निबल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है और 1 बाइट जो होती है 8 बिट के बराबर होती है और 1 किलोबाइट होती है 1024 बाइट के बराबर होती है। अब 1 मेगाबाइट होती है 1024 किलोबाइट के बराबर और 1 गीगाबाइट होती है 1024 मेगाबाइट के बराबर और 1 टेराबाइट होती है 1024 गुणे 1024 गीगाबाइट के बराबर होती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या कहलाती है? कोई शब्द है उसकी लंबाई जो होती है उसकी माप की इकाई आपकी क्या कहलाती है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइट कहलाती है। बाइट जो होती है वो कंप्यूटर में स्मृति में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को कहते हैं। ये कंप्यूटर स्मृति में दूसरी सबसे छोटी इकाई होती है। बाइट जो होती है कंप्यूटर में सूचना की इकाई होती है। 8 बिट के बराबर मिलकर ही बना होता है। एक बाइट में टोटल 8 बिट होते हैं जिनमें जगह होती है। बिट का जो हम प्रयोग करते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति में अक्षर को लिखने के लिए करते हैं। एक बिट के आंकड़े 0 या फिर 1 के जोड़ों से लिखे जाते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 95 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है 1 जीबी के बराबर कितने केबी होता है? तो 1 जीबी जो हम यूज करते हैं वो कितने केबी के बराबर आती है? तो हम कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है आपका 1024 गुणे 1024 केबी के बराबर होती है। तो देखिए हमारे पास 1 एमबी जो होती है वो 1024 केबी के बराबर होती है और 1024 एमबी जो होती है 1 जीबी के बराबर होती है और 1 जीबी जो होती है 1024 गुणे 1024 केबी के बराबर होती है। देखिए केबी जो होती है हमारे पास 1 जीबी जो होती है 1024 एमबी के बराबर होती है और 1024 जो होती है एमबी वो हमारे पास 1000 गुणे 1000 केबी के बराबर होती है। अर्थात 1 एमबी जो होती है वो हमारे पास 1000 केबी के बराबर 1024 केबी के बराबर होती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा EBCDIC का पूर्ण नाम है अर्थात पूरा रूप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक्सेटेटेड बाइनरी कोडेड डेसिमल्स
इंटरचेंज कोड जो हमारे पास है इसका पूरा नाम है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डिटेल में समझते हैं। तो जो हमारे पास है EBCDIC का मतलब होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल्स इंटरचेंज कोड, जो कि मुख्य रूप से वन जो हमारे पास है IBM मेन फ्रेम और IBM जो हमारे पास है मिडरेज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के इस्तेमाल किए जाने वाले 8 बिट जो हमारे पास है कैरेक्टर एनकोडिंग है, जिसका प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में जो हमारे पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए किया गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 97 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर स्क्रीन में सभी प्रोग्रामों को मिनिमाइज करने के लिए या फिर डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए आप किस कीबोर्ड का शॉर्टकट को दबाते हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विंडो प्लस टी को आप दबाते हैं। शॉर्टकट जो होता है आपका विंडो प्लस टी का प्रयोग हम डेस्कटॉप में खुले प्रोग्राम को मिनिमाइज करने के लिए या फिर डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम का प्रयोग हम विंडो डी द्वारा मिनिमाइज विंडो को रिस्टोर करने के लिए करते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर का क्वेश्चन है। 98 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो हमारे पास है लैंग्वेज सी जो है में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनिक्स जो था हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम था। देखिए जो हमारे पास है सी जो है एक सामान्यतः उपयोग में आने वाला कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका प्रयोग हम विकास डेनिंग रिची या फिर हमारे पास है बेल्स टेलीफोन्स प्रयोगशाला में 1972 में किया था। इसका प्रयोग जो हमारे पास है यूनिक्स संचालन तंत्र में किया जाता है। यूनिक्स जो हमारे पास से उच्च स्तरीय भाषा सी लैंग्वेज में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका प्रयोग मुख्यतः वेब सर्वर के लिए किया जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक हमारे पास है व्याख्यापरक उच्च स्तरीय और सामान्य प्रयोजन वाली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइथन है। क्या है? तो पाइथन है। अब पाइथन के बारे में देखते हैं। तो पाइथन एक सामान्य कार्यों के लिए उपयुक्त उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा या फिर इंटरएक्टिव ऑब्जेक्ट या फिर ओरिएंटेड जो हमारे पास है स्क्रिप्ट भाषा है। इस भाषा को हम इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें हम लिखे गए कोडों को आसानी से पढ़े और समझ सकते हैं। इस प्रोग्रामिंग भाषा को हम गुडो वैन जो हमारे पास है रुसुम ने 1991 को बनाया था। अब आइए हम बात कर लेते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसकी जो पीडीएफ है आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन। फोर्टॉन जो कि पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है को किसने विकसित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन जो हमारे पास है ब्रेकस ने विकसित किया था। फोर्टॉन जो है विश्व की सर्वप्रथम उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास जॉन बेकस द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर IBM के द्वारा 1957 में किया गया था। यह अंग्रेजी के शब्दों फार्मूला ट्रांसलेशंस का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का प्रयोग गणितीय सूत्रों को बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है, इसलिए जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने 100 नंबर तक के क्वेश्चंस आपके कवर कर लिए। अर्थात यहाँ पर देखिए 70 नंबर तक के जो क्वेश्चन थे आपके 10-10 क्वेश्चंस चलाए गए, और 70 के बाद आपको 70 से लेकर के आपको 100 नंबर तक के क्वेश्चंस आपको किसमें बताए गए? 30 क्वेश्चंस आपके एक ही वीडियो पर कवर किए गए। तो इस प्रकार से देखिए आपके 100 क्वेश्चंस हो गए। अब इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम जो कि चैनल पर डाल दी जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अगर देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।